सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 3 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करवाऊंगा। क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु के आमाप को निर्धारित करता है? सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा कारक है जो मुख्य रूप से परमाणु के आमाप बोले तो मेरे भाई आकार, ठीक है मेरे भाई। तो आपसे कुल मिला के ये पूछा है कि परमाणु के आकार को निर्धारित कौन करता है? क्या नाभिक का द्रव्यमान करता है, प्रोटॉन की संख्या करती है, न्यूट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो परमाणु का जो आकार है इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होता है? निर्धारित होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो आप बताएंगे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान 63 है। यदि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो शेष तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। आपसे बोला है कि कोई यौगिक है तुम्हारे पास में जिसका आणविक द्रव्यमान कितना है? आणविक द्रव्यमान उसका 63 है। अब मेरे भाई कोई सा भी यौगिक हो सकता है वो जिसका टोटल आणविक द्रव्यमान कितना है? 63 है। अब इसमें एक तो हाइड्रोजन परमाणु है और 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो शेष तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12 होगा, 32 होगा, 14 होगा या फिर मेरे भाई आपका 16 होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है भाई, हाइड्रोजन को H लिख सकते हैं हम, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो यानी ऑक्सीजन तुम्हारे पास में 3 है। अब देखो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 3 का कितना होगा? 16 तिया 48। तो टोटल कितना हो गया? एक तो ये हो गया और 48 ये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो टोटल मेरे भाई परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 49 हो गया। अब मेरे भाई पहले कितना था? 63। अब 63 में से 49 तो इन दोनों का ही है, ठीक है, 49 तो इन दोनों का ही है। तो बाकी का जो बचा वो कितना बचेगा? 14 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर, ठीक है। शेष तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। मेरे भाई पूरे जो यौगिक था उसका द्रव्यमान कितना था? 63 था। अब 63 में से क्या हुआ कि एक तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया। 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 है तो 16 3 48 इनका हो गया। तो 1 और 48 49। 63 में से 49 घटाएंगे तो जो बाकी का है उसका बचे कितना? 14। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध बताओ मेरे भाई क्या होगा? तो कितने बच्चे हैं मेरे भाई बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो देखो ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा V अपॉन में I हो जाएगा। अब वोल्टेज कितनी है मेरे भाई? 1 है, और एम्पियर धारा का मान भी कितना है? 1 है, तो 1/1 ही होता है। तो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा कितना हो गया? 1 बचेगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस PDF के अंदर मिलेंगे जिससे आप
कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। और 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई। 100 रुपये के अंदर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लगा सकते हैं। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। जिसको भी चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आप ले सकते हो। आइए अगले सवाल को चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसके खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है? बताइए मेरे भाई, अगर अमीबा को खाद्य सामग्री चाहिए तो कौन सा कोशिका अंग है जो मेरे भाई क्या करता है, उसको सहायता करता है? जैसे मान लो अगर तुमको खाना चाहिए, तुमको मान लो रोटी खानी है, तो तुम्हारा मुंह है मेरे भाई, तुम्हारे पास में तो मुंह है, तो मेरे भाई तुम मुंह से रोटी खा लोगे। लेकिन अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा को अगर भोजन चाहिए तो कौन सी कोशिका संरचना है जो उसकी सहायता करेगी? तो आप बोलेंगे सर प्लाज्मा झिल्ली उसकी क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, प्लाज्मा जो झिल्ली है वो उसकी क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें होता क्या है कि जो अमीबा है ना, अमीबा वो एक कोशिका जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकी है, जीव है, ये तो आप सबको पता है। अब मान लो यहाँ पर खाना रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पर खाना रखा हुआ है, तो ये अमीबा क्या करता है कि इसके चारों ओर जाएगा और इसको मेरे भाई ऐसे लपेट लेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको लपेट लेगा, क्योंकि ये लचीला होता है। ठीक है, जो अमीबा होता है वो कैसा होता है, जो लचीला होता है। तो मान लो यहाँ पर खाने, इसको चारों ओर लपेट लेगा और अंदर इसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और ठीक है इसको अंदर ग्रहण कर लेगा। तो ये जो अभिक्रिया है, सॉरी अभिक्रिया क्या है, ये जो क्रिया है ना, पूरा ये जो काम हुआ है भाई, खाना था उसके चारों ओर लिपटा और उसको अंदर निगल लिया, इसको मेरे भाई एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, आपका एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो भाई। वेग v से गतिमान है, m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। जब इसका वेग बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3v कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 1/2 mv², कितना दिया हुआ है मेरे भाई, आपका 25 जूल। ठीक है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जो कि कितना दिया हुआ है मेरे भाई, आपका 25 जूल। तो यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक सवाल में यही बोला था कि v तुम्हारे पास में v होना चाहिए, मैंने v ले लिया। द्रव्यमान m होना चाहिए, मैंने m ले लिया। तो यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल सही है। कितना हो गया? 25 जूल हो गया। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि वेग को 3 गुना कर दो, यानी ये जो v है ना, v, इस v को 3v कर दो। तो v को अगर मैं 3v करूंगा तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, बाकी v² तो v² हो ही जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई? v² इसमें भी था, v² तो इसमें भी है, लेकिन ये 9 गुना हो गया। ये कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। तो गतिज ऊर्जा भी फिर 9 गुना हो जाएगी। तो 25 गुणा में 9 करेंगे, 25 नाम का 225 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो v को अगर 3v करेंगे तो यहाँ पर तो फॉर्मूले में v का स्क्वायर होता है, तो v का स्क्वायर यानी कि 3v का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 गुना हो जाएगा। तो 25 को 9 से गुणा कर दो, 225 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चेक करो। अम्ल क्षार अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से क्या घ्राण सूचक के रूप में कार्य करता है? घ्राण सूचक का मतलब होता है गंध। ठीक है, ग्रहण का मतलब क्या होता है? गंध होनी चाहिए उसमें, मतलब खुशबू आए या बदबू आए। ठीक है, खुशबू आए या बदबू आए उस बात से मतलब नहीं है। बाकी ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण सूचक की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर गंध की बात करेंगे हम। ठीक है, गंध की बात करें, चाहे खुशबू आए चाहे बदबू आए। तो हल्दी क्षारकों में नीली हो जाती है। सर नीली कोई खुशबू थोड़ी है, नीली कोई गंध थोड़ी है, नीला तो रंग है। रंग की हम बात ही नहीं कर रहे। अरे नीला तो रंग होता है, नीला हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, ये तो रंग है। और रंग की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो गंध की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा मेरे भाई, मैथिल ऑरेंज क्षारकों में गंध उत्पन्न करता है? नहीं मेरे भाई, जो मैथिल ऑरेंज है ना वो गंध उत्पन्न नहीं करता। मैथिल ऑरेंज का तो कलर चेंज होता है। ठीक है, मैथिल ऑरेंज का कलर चेंज होता है, गंध उत्पन्न नहीं करता। तो ये भी गलत हो गया। फिनोल्फथालीन अम्लों में गुलाबी हो जाता है, तो गुलाबी सर फिर से रंग की बात हो गई है। तो रंग हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो गंध चाहिए, तो ये भी गलत हो गया।
प्याज का अर्क क्षारकों में गंध बदल देता है। बिल्कुल मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, प्याज का जो अर्क है क्षारकों में गंध बदल देता है। बिल्कुल ये बात आपकी 100% सही है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है? ठीक है मेरे भाई, जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादक, या फिर आपके तृतीय उपभोक्ता। तो आप बोलेंगे कि सर पीड़कनाशी जो अधिकतम सांद्रता है ना, सांद्रता, वो आपके तृतीय उपभोक्ता में पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। आइए अगले सवाल को चेक करो। महिलाओं में निषेचन सामान्यतः प्रजनन तंत्र के किस हिस्से में होता है? अब महिलाओं में जो निषेचन है वो किस हिस्से में होता है? डिंबवाहिनी में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, या फिर आपके योनि में होता है? तो महिलाओं में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो सामान्यतः आपके डिंबवाहिनी नली में होती है। कहाँ पर होती है मेरे भाई? डिंबवाहिनी नली में होती है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में योनि आंसर कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। डिंबवाहिनी नली इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक समान त्वरण के लिए वीटी ग्राफ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वीटी ग्राफ का मतलब होता है, वी का मतलब होता है वेग, टी का मतलब होता है आपका टाइम। ठीक है मेरे भाई, तो वी का मतलब हो गया वेग और टी का मतलब आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। तो वीटी ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पर। कौन सा विकल्प सही नहीं है? वीटी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन होता है, वीटी ग्राफ की प्रवणता नियत होती है, वीटी ग्राफ सदैव वक्रीय होता है, धनात्मक प्रवणता त्वरण को इंगित करता है। तो वीटी ग्राफ सदैव वक्रित होता है। ये बात आपकी बिल्कुल ही क्या है? गलत है। ठीक है, इसने यही तो बोला था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में खाली स्थान शामिल होता है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मेरे भाई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है कि मान लो कि ठीक है, एक की जगह पे दूसरा आना। भाई प्रतिस्थापन का मतलब ही क्या होता है? मान लो कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे हटा के मेरी जगह पे कोई दूसरा आ जाए, तो वो हो गया प्रतिस्थापन। ठीक है भाई, आपने देखा होगा, मान लो बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं जहाँ पर पहले मैथ कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता था, अब वहाँ पर मैथ कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो हो गया उसका प्रतिस्थापन। पहले वाले को हटा के दूसरा वाला आ गया। ठीक है, तो वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना, ये बात बिल्कुल सही है। सरल अणुओं के निर्माण के लिए परमाणु को हटाना, ये बात बिल्कुल गलत है। कार्बन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित, ये भी गलत है। दोहरे आबंध वाले अणुओं में परमाणु जुड़ना, ये भी गलत है। ठीक है, एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे से प्रतिस्थापित करना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है और इस मिश्रण को गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। परिवर्तन का सबसे सटीक वर्णन इनमें से किस कथन में मिलता है? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है कि जब तुम्हारे पास में लोहे का बुरादा है, लोहे के बुरादे को, यानी फेरस, तुम्हारे भाई लोहा फेरस ही है, अब लोहा ले लो चाहे लोहे का बुरादा ले लो, होता तो फेरस ही है। इसको सल्फर पाउडर के साथ मिला दिया जाए, इसको सल्फर के साथ मिला दिया जाए और इसको गर्म कर दिया जाए तो ठीक है, आयरन सल्फाइड बनता है, यानी FeS, फेरस सल्फाइड यानी आयरन सल्फाइड बनता है और ये काले रंग का होता है। परिवर्तन का सबसे सटीक वर्णन इनमें से किस कथन से मिलता है? लोहा सल्फर में घुल जाता है और एक विलयन बनाता है। अरे भाई, लोहा कभी घुलता हुआ देखा है क्या? मैं तुमको ये लोहे का टुकड़ा दे दूं और मैं तुमसे बोल दूं इसको घोल दो, लोहा घुलता है क्या? कभी नहीं घुलता मेरे भाई। तो ये तो बात ही गलत है। पदार्थों को मिश्रित करने मात्र से भौतिक परिवर्तन होता है? नहीं मेरे भाई, मिलाने से थोड़ी भौतिक परिवर्तन हुआ मेरे भाई। यहाँ पर है रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। बिल्कुल ये बात आपकी 100% सही है। ठीक है मेरे भाई, जब लोहे के बुरादे को सल्फर के साथ मिलाया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है और उसमें एक नया पदार्थ बनता है। भाई नया पदार्थ बनता है, काला पदार्थ बन गया। तो राइट आंसर आपका सी होगा। और देखो, आपको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि दूध से दही बन गया, अब पहले दूध था, बाद में वो दही बन गया, तो बन गया दूसरा पदार्थ मेरे भाई। ठीक है, तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी तो मेरे पे एक नया पदार्थ ही बना था काले रंग का,
ठीक है, एक नया पदार्थ बना है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, सी होगा। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है और उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो उसकी आवृत्ति बताओ लगभग कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा। तरंग दैर्घ्य कितनी है मेरे भाई आपकी, 600 नैनोमीटर है। उसके बाद में उसकी जो चाल है 3 × 10⁸ है। तो आपसे बोला है कि उसकी जो आवृत्ति है वो आपको बतानी है। तो कितने बच्चे हैं जो भाई इस सवाल का आंसर करेंगे। तो आप बात करेंगे कि सर इसका जो राइट आंसर है, देखो बात हो रही है आवृत्ति की, तो ये होता है मेरे भाई आपका C × लैम्बडा होता है, सॉरी C बराबर, देखो फॉर्मूला होता है, सॉरी एक सेकेंड, C बराबर में F × में लैम्बडा होता है, ठीक है। C बराबर होता है F × में लैम्बडा होता है। अब तुमसे F की वैल्यू पूछी है तो F बराबर में क्या होगा, C/ में लैम्बडा होगा। अब C क्या है मेरे भाई, प्रकाश की चाल है। C क्या है मेरे भाई आपके, प्रकाश की चाल है, जो कि कितनी है 3 × 10⁸ है, ठीक है, 3 × 10⁸ है। और लैम्बडा कितना है 600 नैनोमीटर। अब देखो 600 नैनोमीटर है। अब नैनोमीटर भाई देखो ये तो मीटर में है, तो नैनोमीटर को जब तुम मीटर में बदलते हो तो 10⁹ से क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, 10⁻⁻9 से क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻7, ठीक है। तो ये लैम्बडा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻7 यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्लियर मेरे भाई। तो अब ध्यान से देखिए, देखो 10⁻7, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको करना चाहूँगा तो देखो कैसे ये सवाल हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। 10⁻, ये तुम्हारा हो जाएगा, फिर इसको अगर इसमें भाग देंगे, इसका भाग अगर इसमें देंगे तो 10⁻, ठीक है, 8, देखो ये प्लस का ऊपर जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, और इसमें इसका भाग दें 1, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ठीक है, नीचे तो बचेगा 2, देखो ऊपर तो क्या बचेगा 10⁻1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, तो इसका इसमें भाग देंगे तो 5 आंसर आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर तो मेरे दोस्त 5 आना चाहिए। एक सेकंड, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ओ सॉरी, ठीक है, हमने यहाँ गलती कर दी मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड देखो ये गलती कर रहे हैं हम लोग, गलती ये करें, ये -9 है ना, तो ये -7 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो -7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका बाद 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 1/2, और माइनस की घात ऊपर जाए प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना गुणा में 10⁻, देखो 8 में 7 जुड़ेगा, 10⁻ आपकी हो जाएगी 15। तो 1 में 2 का भाग देंगे, 0.5 में लिख सकता हूँ, 0.5 गुणा में 10⁻15। अब अगर यहाँ से पॉइंट हटाना तो इसमें से 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 10⁻14। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, जिनको समझ में आ गया ठीक है, वरना एक बार फिर से समझ लो। C बराबर में होता है F गुणा में लैम्बडा। अब तुम्हें F यानी कि आवृत्ति निकालनी है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी तुमको निकालनी है, तो लैम्बडा इसके नीचे आ जाएगा, तो F बराबर में हो जाएगा C/ में लैम्बडा। अब C कितना है 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ लिख दिया, अपॉन में लैम्बडा कितना है 600 नैनोमीटर, लेकिन ये नैनोमीटर है और हमको मीटर में चाहिए, तो नैनोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻9 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, अब ये पावर माइनस में है तो ये 2 जीरो घट जाएंगे इसमें से, तो 10⁻⁻7 बचेंगे, तो नीचे 10⁻⁻7 लिख दिया। 3 से घटा, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। अब माइनस की घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और भाई 1 में 2 का भाग देंगे, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 गुणा 10⁻15, तो 0.5 है। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा मैं तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो 10⁻15 थी, 10⁻14 रह जाएगी, 5 गुणा 10⁻14। अगले क्वेश्चन को चेक करो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, मान लो कि तुम्हारे पास में एक बर्तन है, इस बर्तन में तुमने पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है।
तो जब तुम इसमें कोई चीज़ डालते हो, जब तुम इसमें कोई चीज़ डालते हो तो जो पानी है ना वो नीचे से इसमें बल लगाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। जो पानी है वो नीचे से बल लगाता है इसमें ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की ओर धकेलता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब ये किस में काम करता है? आप बोलेंगे घनत्व मापी में काम करता है। बिल्कुल मेरे भाई, हाइड्रोमीटर जो आपका होता है, हाइड्रोमीटर जो आपका होता है उसमें भाई हाइड्रोमीटर क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जो यंत्र है उसको पानी में डाला जाएगा। अब पानी में डालते हैं तो भाई पानी उसमें नीचे से बल लगाता है। तो यही मेरे भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल को चेक करो। कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती है? तो कश्मीर की बात हो रही है, समुंदर तो है नहीं कश्मीर में भाई, समुंदर तो दक्षिण भारत में नीचे की तरफ है समुंदर, तो बात ऊपर की हो रही है भाई। कश्मीर तो उत्तरी भारत में है, जो कश्मीर है वो तो उत्तरी भारत में है, तो समुद्री मत्स्य का तो कोई मतलब है नहीं। खारा जल मत्स्य की ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, एक सेकेंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है भाई, ठीक है। देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जल कृषि, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा? जल कृषि होगा। अगले सवाल को चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जाता है? भाई मान लो तुम्हारे सामने कोई लड़का है, कोई आदमी है, अब उसमें लैंगिक परिपक्वता हो गई, वो मतलब किस चीज़ से माना जाता है? भाई आवाज़ में भारीपन आ गया, कूलों में वसा का जमाव हो गया, ऊंचाई में वृद्धि हो गई, वजन में वृद्धि हो गई। मेरे भाई मान लो कि कोई 50 साल का आदमी है, कोई 50 साल का आदमी है और उसका वजन बढ़ा ही नहीं है, उसका वजन नहीं बढ़ा, तो क्या तुम ये बोलोगे कि उसमें लैंगिक परिपक्वता नहीं आई? भाई वजन से लैंगिक परिपक्वता थोड़ी पता लगती है, तो ये गलत हो गया। ऊंचाई में वृद्धि, भाई 50 साल का कोई आदमी है वो बोलना भी तो रह सकता है, इसका मतलब ये थोड़ा भाई उसकी लंबाई नहीं बढ़ी तो उसमें लैंगिक परिपक्वता नहीं आई, तो ये भी गलत हो गया। हिप्स में वसा का जमाव, ये भी नहीं है। आवाज़ का भारीपन, भाई लड़कों का क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। लड़कों की क्या हो जाती है? आवाज़ भारी हो जाती है। तो इससे मेरे भाई क्या लैंगिक परिपक्वता का, ठीक है, भाग माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले सवाल को चेक करो भाई। यसद लेपन लोहे पर खाली स्थान की पतली परत चढ़ाकर उसे जंग से सुरक्षित करता है। तो सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल आसान सवाल है। यसद लेपन तो 10वीं क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा। इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। यसद लेपन में क्या होता है? लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो ये तो सबको पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला चेक करो मेरे भाई। विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का आवश्यक गुण क्या है? तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? विद्युत अपघटन की बात हो रही है मेरे भाई आपसे, ठीक है। विद्युत अपघटन की बात हो रही है, तो आपसे बोला गया है कि विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का आवश्यक गुण मेरे भाई क्या है? इसमें जल और उदासीन तेल की एक परत दोनों तरफ शामिल, ठीक है, परत दोनों, ठीक है। इसमें जल की और उदासीन तेल की परत दोनों शामिल होनी चाहिए, गलत बात है। इसे विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुशलतापूर्वक ऊष्मा का चालन करना चाहिए, ये बात भी गलत है। पूरी प्रक्रिया के दौरान इसे पूरी तरह से गैर प्रतिक्रियाशील रहना चाहिए, ये बात भी गलत है। यह किसी उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो विद्युत अपघट्य है ना मेरे भाई, जो वो क्या होना चाहिए कि किसी धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए, यही आपका विद्युत अपघट्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगला देखो, पत्तियों में किस कोशिका अंगक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्णहरित होता है? तो पर्णहरित किस में होता है? तो सबको पता है भाई, हरित लवक में होता है, ठीक है। पर्णहरित किस में होता है? हरित लवक में होता है। अगला देखो, जब कोई व्यक्ति भूमि पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया गुरुत्वीय बल क्रिया और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होते हैं। क्या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है क्या? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो है मेरे भाई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसका मतलब ये है कि तुम अगर किसी चीज़ पे बल लगाओगे तो वो बल भी, ठीक है, वो वस्तु भी तुम्हारे ऊपर ही बल लगाएगी। जैसे कि मान लो मैं तुमको एक चांटा मार दूं तो तुम भी दूसरा चांटा मेरे को मार दोगे,
ठीक है मेरे भाई। तो ये है आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जब तुम किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो वो वस्तु भी तुम्हारे ऊपर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। तो इसका मतलब मेरे भाई देखो, अब बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलत करेंगे। वो बच्चे क्या सोचेंगे कि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया लिखी हुई है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, गलत है। ठीक है मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि जब तुम किसी वस्तु पे बल लगाओगे, मान लो कि मैंने अभी बोला कि मान लो यहाँ पर ये दो लड़के हैं, ये इसके चांटा मारेगा तो ये इसके चांटा मारेगा, यानी कि वस्तु दोनों अलग अलग हो गई। भाई ये अलग लड़का है और ये अलग लड़का है, ये इसके चांटा मार रहे तो ये अलग वस्तु है, और ये इसके चांटा मार रहे तो ये अलग वस्तु है। यानी वस्तु हमेशा अलग होनी चाहिए। अब क्या सवाल में वस्तु अलग है क्या? ध्यान से देखो, पृथ्वी भी किस पे बल लगा रही है? व्यक्ति पर। और भूमि भी किस पे बल लगा रही है? व्यक्ति पर। तो सर ये तो अलग अलग वस्तु हुई नहीं, ये तो वस्तु एक हो गई भाई। जबकि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो तो ये बोलता है कि तुम किसी वस्तु पे बल लगाओगे वो भी तुम्हारे ऊपर बल लगाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक दीवार है, तुम इस दीवार को धक्का दोगे तो ये दीवार भी तुमको धक्का देगी। यानी तुमने दीवार को धक्का दिया तो दीवार एक हो गई, फिर दीवार तुम्हारे ऊपर धक्का दे रही, मतलब एक तुम हो गए, तो दो वस्तु हो गई भाई, एक तो दीवार हो गई, एक तुम हो गए। जबकि यहाँ पर दो वस्तु नहीं है, पृथ्वी भी व्यक्ति पे बल लगा रही है और भूमि भी व्यक्ति पे बल लगा रही है, तो यहाँ पर तो एक ही वस्तु है। इसका मतलब सर ये बात बिल्कुल गलत है, ये तृतीय नियम का पालन तो नहीं करता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि दोनों बल समान वस्तु पर कार्य करते हैं। तो ये बात बिल्कुल आपकी क्या हो गई, गलत हो। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, क्योंकि दोनों वस्तु सेम चीज़ पे बल लगा रही है, पृथ्वी भी आदमी पर और भूमि भी आदमी पर। जबकि होना ऐसा चाहिए था कि अगर पृथ्वी आदमी पे बल लगा रही है तो आदमी को पृथ्वी पर लगाना चाहिए था। ठीक है, जबकि यहाँ पर तो गलत बात है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण किस स्थानिक स्थिति में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण किस स्थानिक स्थिति में सर्वाधिक होता है? जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जब धारा चुंबक के दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, जब धारा और क्षेत्र समांतर हो, जब धारा में तात्कालिक परिवर्तन हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो मेरे भाई ठीक है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल का परिमाण सबसे ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के बाईं ओर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। लेंस के दाईं ओर स्क्रीन को कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का हो? तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखो भाई, बेहतरीन सवाल है। अगर तुम ऐसे सवालों करने बैठोगे तो ये सवाल आपसे नहीं होगा। सवाल मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपसे क्या बोला गया कि एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के बाईं ओर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यानी कि मेरे भाई फोकस दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, और वस्तु को कितनी दूर रखा गया? 80 सेंटीमीटर पर। लेंस के दाईं ओर स्क्रीन को कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आपके समान आकार का हो? तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो कितने बच्चे हैं भाई जो इस सवाल का राइट आंसर आपका करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर इसको भी ठीक है, स्क्रीन को भी लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्लियर मेरे भाई? तो देखो यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई आपके ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है आपके आवर्धन की। ठीक है भाई, प्रतिबिंब तुमको चाहिए, मतलब आवर्धन की बात हो रही भाई इसका। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर एक ठीक है, एक लेंस है, इधर को मेरे भाई एक 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अब इधर को तुमको उसका आवर्धन चाहिए, इधर को उसका प्रतिबिंब चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई आपके आवर्धन की। तो m बराबर का फॉर्मूला होता है v अपॉन में आपका u होता है। अब u तो मेरे भाई आपके पास में 80 सेंटीमीटर है, u आपके पास में 80 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो इधर को मेरे भाई 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है? हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच की जो समानता है
उसको निरूपित करता है। दोनों प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण करता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तो हरित लवक है और एक माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण करता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है, तो ये तो गलत हो गया। दोनों में क्लोरोफिल होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल, ये भी मैंने कभी नहीं सुना। दोनों श्वसन करते भाई, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना श्वसन करता है, ये तो मेरे भाई कभी आपने नहीं सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का पावर हाउस है, श्वास कब लेता है ये। तो दोनों में अपने स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम आपका होता है। ठीक है, तो दोनों में स्वयं का अलग अलग डीएनए होता है और 17S राइबोसोम आपका अलग अलग होता है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाने पर उसका रंग फीका, उसका नीला रंग फीका क्यों पड़ जाता है? कॉपर सल्फेट विलयन में अगर तुम लोहे की कील डुबो दोगे तो मेरे भाई उसका जो नीला रंग है वो फीका क्यों पड़ जाता है? कॉपर सल्फेट विघटित हो जाता है, तांबा जल में विलीन हो जाता है, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, या आयरन सल्फेट रंगहीन हो जाता है। तो मेरे भाई कॉपर सल्फेट जो है आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित पौधों को उनके बीज परिक्षेपण की सही तरीके से सुमेलित कीजिए। तो मेरे भाई बीज परिक्षेपण का मतलब है कि बीज को उगाना। ठीक है मेरे भाई, यानी बीज का जो परिवहन है वो कैसे होता है। या तुमने आम खाया, तो जैसे तुमने यहाँ पर आम खाया, तुम घर में आम खाते हो, लेकिन आम का पेड़ घर में थोड़ी उगता है, आम का पेड़ तुम्हारे खेत में जाके उग जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बीज यहाँ से यहाँ पर कैसे गया, इसका क्या कारण, मतलब कैसे गया वो बीज। तो मेरे पास जैसे देखो आम को ही देख लो भाई, आम का तो बिल्कुल आसान है। अब आम का जो बीज है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है? हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं। आम को या तो जंतु खाएंगे तब जाएगा, या आदमी खाएंगे तब जाएगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है भाई। आम के बीज को एक जगह से दूसरे जगह पे कौन लेके गया? या तो जंतु खाएगा तब वो गुठली जाएगी मेरे भाई उसके पेट में होके, बाद में जब वो ठीक है फ्रेश होने जाएगा तब वो गुठली निकलेगी। ठीक है, तो या तो आदमी उस आम को लेके जाए या कोई जंतु उस आम को लेके जाए। तो तीसरा तो डी से मिलेगा, तीसरा मिलेगा डी से। तो तीसरा ए है तो ये तो गलत हो गया, तीसरा बी है ये भी गलत हो गया। अब कमल है, कमल तो पानी में खिलता है मेरे भाई, जो कमल है वो तो पानी में खिलेगा, तो दूसरा मिलेगा मेरे भाई ए से। तो दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा ए से। अब दूसरा ए, इसमें भी दूसरा ए, इसमें भी दूसरा ए। फिर मेरे भाई आपका एक तो डेंडेलियंस है। अब डेंडेलियंस जो है मेरे भाई, इसमें जो बीज का परिक्षेपण है वो किसके होता है मेरे भाई? पवन से होता है। ठीक है, डेंडेलियंस एक तरीके की घास होती है। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैंने तो ऐसे बोल दिया भाई डेंडेलियम घास होती है, लेकिन कैसी घास होती है मेरे भाई? इसमें पीले कलर का फूल आता है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब डेंडेलियंस को एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना। तो डेंडेलियंस मेरे भाई क्या होती है? घास होती है, इसमें पीले कलर का फूल आता है। तो मेरे भाई वो जो परागण है वो हवा के द्वारा ही होगा। तो पहला मिलेगा सी से, तो पहला मिलेगा सी से जो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा मेरे भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।